नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम करेंगे 8 दिसंबर 2023 में जो हमारा क्वेश्चन हुआ था योग एग्जाम में नेट जेआरएफ के अंतर्गत, उसमें पार्ट 2 करेंगे, जिसमें आज हम 11 से लेकर 20 क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट जितने भी पीवाईक्यूज आज तक योग विषय में हुए उन सब की डेप्थ में एनालिटिकल वीडियोस मिल जाएंगी, डेप्थ में एनालिसिस मिल जाए, जिसके आधार पर एग्जाम बहुत ही आसान हो जाता है। तो उनको देखने के लिए आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। तो यहां पर सबसे पहले 61 लिखा हुआ है, परंतु ये हमारी सीक्वेंस के हिसाब से पार्ट 2 में 11 नंबर क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप मैनेज करेंगे। इसकी क्वेश्चन आईडी दी गई है, आपके पास हो सकता है क्वेश्चन कुछ अलग नंबर से हो आपकी पीडीएफ में। तो यहां पर हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान के अभ्यास के लिए आसन कौन सा है जिसमें बैठने के लिए बताया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हठ प्रदीपिका नहीं, सभी ग्रंथों के हिसाब से ध्यान रखना। आसन एक ही है, सिद्धासन। सिद्धासन और सिद्धासन में एक मुद्रा होती है, आसन प्लस मुद्रा होती है, मुद्रा शांभवी होती है, शांभवी। अब यही मुद्रा है। सिद्धासन को हठ प्रदीपिका में काफी नाम दिए गए, VMG से याद रखेंगे, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। तो श्लोक जब प्रयोग किया गया सिद्धासन होता है, अन्य ग्रंथों में आपको सिद्धासन मिलेगा। श्लोक में मुक्तासन शब्द जो है प्रयोग किया गया है, मुक्तासन। तो यहां पर सिद्धासन का ऑप्शन नहीं है, अगर सिद्धासन का ऑप्शन होता तो सिद्धासन रहता, परंतु मुक्तासन सिलेबस में यूज किया गया, यानी सिद्धासन का जो पर्यायवाची है वज्रासन, मुक्तासन या गुप्तासन। एक्चुअल में श्लोक में मुक्तासन प्रयोग किया गया, तो इसलिए आपका मुक्तासन उत्तर हो जाएगा। अन्यथा दूसरे ग्रंथों में देखने पर हमें मालूम होता है कि वहां पर सिद्धासन शब्द दिया गया है और मुद्रा की जगह शांभवी मुद्रा दी गई है। कल को मुद्रा पूछेगा एग्जामिनर, आज आसन पूछे, कल को मुद्रा पूछेगा। मुद्रा कौन सी है? शांभवी। शांभवी को अन्यत्र क्या कहा गया है? वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। नादा बिंदु उपनिषद है जो नाद बिंदु उपनिषद, उसमें वैष्णवी के लिए जो कहा गया है कि सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा करना, बोले तो बीच भ्रू मध्य में देखना, इस तरीके से कहते हैं इसको। ठीक है, हठ प्रदीपिका में क्या क्या वर्डिंग हुई वो आपको ध्यान रखना है। मुक्तासन प्लस शांभवी मुद्रा ये कहा गया। अब दूसरी बात, नादानुसंधान को सुनना कैसे है? कहते दाहिने कान से सुनने का प्रयास करें, दाहिने कान से सुनने का प्रयास करें। नाद कितने प्रकार से बताए गए हठ प्रदीपिका में? हठ प्रदीपिका में 1.25 करोड़ बताए गए हैं और हठ रत्नावली है उसमें 1.5 करोड़ बताए गए हैं। 1.5 करोड़ नाद के प्रकार बताए गए हैं। नाद, नाद में कहा जाता है कि नाद की 4 अवस्थाएं होती है, आरंभ होती है, घटावस्था होती है, परिचय होती है और निष्पत्ति अवस्था होती है। ऐसे 4 अवस्थाएं होती है। अनेक ग्रंथों में डेप्थ में चर्चा देखने को मिलती है, तो उसको आप जरूर करें। नादानुसंधान हठ प्रदीपिका के 4 अंगों में से एक मुख्य अंग है, जिसके शुरुआत में पहला अंग जो होता है आसन, फिर दूसरा कुंभक और तीसरा मुद्रा और चौथा नादानुसंधान होता है। तो इस प्रकार से डेप्थ में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 मुक्तासन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहां स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, एनाटॉमी का प्रश्न है इसलिए इंग्लिश में ही रखा है। इफ ए पर्सन इज लिफ्टिंग हिज लेफ्ट लेग टुवर्ड लेफ्ट साइड एंड रिटर्न इट वाइल दिस मूवमेंट, कि एक व्यक्ति के नॉर्मली 2 टांगे होती है, तो 2 टांगों में से वो एक बार क्या करता है, टांग को लेफ्ट लेग से दूर लेकर के जाता है और एक बार फिर वो अंदर लेकर के आता है, यानी बीच में लेकर के आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक बार अंदर गया, एक बार बाहर। इसको क्या बोलते हैं? जब बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम अबडक्शन, अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन बोलते हैं। और एडक्शन बोलते हैं कि ऐड करना, मतलब मिड लाइन जो है उसके अंदर ऐड करना, एडक्शन, एडक्शन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शब्दावली को देखना है। और हो सके तो आपको जो एनाटॉमी पढ़ाई है, स्पेशल रिकॉर्डिंग अगर आपने देखी है या लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, तो उसमें आप देख लीजिएगा। एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन पर सारी चीजों का बहुत ही डेप्थ में वर्णन किया गया, वहां से आप देख सकते हैं। तो अबडक्शन और एडक्शन ये 2 चीजें हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी आपका राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। अगर ये विधि आपको नहीं समझ में आई तो ध्यान रखना कि आप जब पीटी करते हैं, जिसमें आप उछल कर कूदते हैं, आपके दोनों हाथ ऊपर मिल जाते हैं और नीचे पैर खुल जाते हैं, वो वाली स्थिति है। पैर हाथ दूर, मिड लाइन से जो भी अंग दूर जाएंगे उसको बोलते हैं अबडक्शन जब दूर जाएंगे, और पास में आएंगे मिड लाइन में तो एडक्शन बोलते होते हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो फ्लेक्शन का होता है एंगल डिक्रीज होना, एंगल का डिक्रीज होना, कम होना। जैसे कि हम अपना मुट्ठी बंद करके अपने मुट्ठी को कंधे पर लगाते तो कोहनी के बीच का जो एंगल है वो कम हो गया, तो फ्लेक्शन हुआ। जब हम कोहनी को सीधा करते हैं, हैंड स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट हैंड करते हैं, तो उसमें कोहनी और जो हमारा अल्ना और रेडियस का जो पार्ट है वो ह्यूमरस से दूर चला जाता है, मतलब एंगल बढ़ गया। तो एंगल स्ट्रेट होने पर बढ़ता है, तो इट मींस एक्सटेंशन जो होता है अपना एक्सटेंड करना, बड़ा कोण बनाना, ऐसे होता है। इन्वर्शन में चीजों को अंदर मोड़ना, जैसे पैर के पंजे को आप जो है अंदर की तरफ मोड़ते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये एक बार आपको यूट्यूब आदि वीडियोस में
देखने की आवश्यकता है ताकि आपकी ये चीजें क्लियर हो। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी और डी, एडक्शन और अबडक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था मतलब जो बचपन होता है उसमें प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो प्रोटीन की कमी होने से एक तो क्वाशियोरकर हो सकता है, एक मरास्मस हो सकता है। ये दो चीजें जो होती है प्रोटीन की कमी से मेनली होती है। रिकेट्स जो होती है या तो विटामिन डी की कमी से मानी जाती है या फिर कैल्शियम की कमी से मानी जाती है जो बच्चों में ही होता है। किरेटोमलेशिया होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोफ्थेल्मिया जिसमें आंसू नहीं बनते हैं वो भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी ये हो सकता है किसी अन्य चीजों से भी हो, बट मेनली आपकी बुक्स में यही चीजें लिखी गई है। तो यहां पर प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मरेस्मस और क्वाशियोरकर ये दो डिजीज हैं, ये आपके प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है और नॉर्मली ये बच्चों में होती है, बच्चों में देखने को मिलती है सर। ओके, डन है। इसी में ए और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। प्रोटीन जो है मुख्य 3 हमारे कारक होते हैं, उनमें से एक है जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन होता है और एक फैट होता है। आहार के सार घटक बोले तो प्रोक्सिमल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, प्रोक्सिमल जो मेन पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 है, इनकी होना बहुत आवश्यक है। ये शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा देना, प्रोटीन का मुख्य कार्य जो है मसल्स की मरम्मत करना या बिल्ड करना, और फैट का सर गर्मी देना, शरीर में गर्मी देना, ये मुख्य कार्य। हालांकि इनके और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। फैट का एक शरीर में ऊर्जा को स्टोर आदि करना, ये कार्य हो जाता है, गर्मी आदि देना, सर्दी आदि से बचाना, ये फैट का मुख्य कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है दानेदार पदार्थों में मिलता है, मेनली दानेदार में। प्रोटीन जो होता है दो दल वालों में मिलता है, दो दल बोले तो दाल आदि जिसके फोड़ने पर 2 पार्ट हो जाए, 2 पार्ट हो। फैट जो होता है चिकनी चीजों में मेनली पाया जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर 64 मेंशन किया है, परंतु ये क्वेश्चन हमारा इस सीरीज में 14 नंबर क्वेश्चन है। योग सूत्र में शरीर की संपदाएं बताई गई है। तो सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है कि ये जो प्रश्न मेंशन्ड है योग सूत्र से, ऑप्शन देख करके आपको मालूम होगा कि ये किस यूनिट से है। अगर इतना नहीं पता लग रहा है, इट मींस आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत तभी होती है जब आप क्वेश्चन को देख करके नहीं बता पाते हैं कि ये कहां से है। क्वेश्चन नए आना एक अलग बात है, परंतु इतना भी नहीं पता होना कि ये कहां से है, किस जगह से है और क्या मायने हैं इस क्वेश्चन के, तो इट मींस आपने बिल्कुल तैयारी नहीं कर रखी है, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं। तो ये जो है थर्ड यूनिट से है। थर्ड यूनिट में आप 46 नंबर सूत्र देखेंगे तो वहां पर लिखा मिलेगा, रूप लावण्य, रूप लावण्य बल वज्र सहनन त्वानी काय संपत। ये क्या है, काय संपत में कहे गए हैं, काय संपत, काय संपत, ठीक है। और काय संपत ये मिलता किससे, इससे पहले 45 नंबर जो सूत्र है वहां पर चर्चा देखने को मिलती है कि ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत अर्धमान अभिघात, कहते काय संपत आदि जैसी चीजें मिलती है, किससे मिलती है, उससे पहले एक और सूत्र है भूतजय, कि भूतजय हो जाएगी तब कहते अणिमा आदि सिद्धियों का प्रादुर्भाव होगा और काय संपत मिलेगी भूतजय से 44 सूत्र में। तो ये सीक्वेंस में चलती आ रही सारी चीजें। यहां पर हमसे जो पूछा गया है शरीर की संपदाएं कितनी है, तो रूप है, यहां पर मेंशन है रूप है तो रूप भी है, लावण्य है तो लावण्य भी ए सी हो गया, और बल भी है तो बल भी है, महिमा और वशित्व की बात नहीं है, तो बी और डी की यहां पर चर्चा नहीं है। बोले तो ए सी और ई हमारा आंसर होगा, जो कि इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आपको अभी नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जाएगा, 44 नंबर सूत्र है, उसमें कहा कि भूत जय कैसे होता है, भूत जय। अब भूत जय करने के लिए क्या क्या वर्डिंग यूज की गई है, भूत जय के लिए पहले से शब्दावली की यूज की गई है, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थ, तत्व, अर्थवत्व। इन पांचों पर कहते संयम करने से, संयम से भूत जय होता है, भूत जय होता है, भूत जय माने पंच महाभूतों पर विजय होती है। और पंच महाभूतों पर जिस दिन विजय होती है तो दो चीजें होती है, कहते एक तो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिलती है, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धि मिलती है, 45 नंबर सूत्र में चर्चा की गई, और साथ में काय संपत होती है, काय संपत की प्राप्ति। काय संपत में ये प्रश्न पूछा गया है, आपके सामने सारी चीजें रख दी है, कभी इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछ लेता है एग्जामिनर, कभी किसी तरीके से। तो आपके 44, 45, 46 ये सारे सूत्र हो गए। तीसरे अध्याय जिसका नाम विभूति पाद है, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट याद रखना भूत जैसे प्रश्न आने वाला है, आप इसको नोट करके रख लीजिए पहले से। तो ऑप्शन नंबर 4,
पहली बात तो आपको सारा युक्त सूत्र पता ही होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर कहा गया कि वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थानों का वर्णन है? वशिष्ठ संहिता में मर्म स्थान जो है 18 बताए गए, 18 मर्म स्थान बताए गए, मर्म स्थान। ठीक है, अब ये मर्म स्थान की चर्चा ही क्यों हुई? क्योंकि वहां पर प्रत्याहार की चर्चा करते हैं, प्रत्याहार, और प्रत्याहार की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सर 18 मर्म स्थान है और नीचे से लेकर के ऊपर तक, नीचे से शुरू होते हैं पैर के अंगूठे से ऊपर तक मूर्धा तक जाते हैं। कहते आपको प्रत्येक में से, कहते हैं नीचे से शुरू करते हुए वायु को खींचना है, आकर्षण करना है, खींचना है, उसी को आप प्रत्याहार बोलते हैं, उत्तम प्रत्याहार बोलते हैं। 18 मर्म स्थानों का प्रत्याहार के संदर्भ में बात की गई है। वशिष्ठ संहिता में तो ये है ही है, इसके अलावा और किस ग्रंथ में है 18 मर्म स्थान? सेम ऐसे ही, सेम इसी सीक्वेंस में एक और ग्रंथ है हमारा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, उसमें भी सेम ही चर्चा देखने को मिलती है। तो कल को ये प्रश्न मिला करके पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए 18 मर्म स्थान किस किस ग्रंथ में है? तो 18 मर्म स्थान हमारे वशिष्ठ संहिता में भी है और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में है, और नेम सीक्वेंस सभी के सेम है। ठीक है, और इसमें 18 प्रत्याहारों के जो है आपको पैरामीटर दिए गए कि कौन सा प्रत्याहार कितनी लंबाई पर है, कितनी दूरी पर है। तो इसको मेंशन करने के लिए आपको मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं। यहां पर आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें आपके 18 प्रत्याहार लिखे गए। यहां पैर के अंगूठे से शुरू होते हैं, पैर के अंगूठे से, पैर के अंगूठे को अगर पहला मानते हैं, पैर के अंगूठे के लगभग बराबर से अगर चले नीचे से, तो ऊपर टखना जो एंकल होता है आपका, एंकल जमीन से एडी से के हिसाब से अगर माने तो लगभग जो है आपका 4 अंगुल दूरी पर होता है। आप अपना मेजर कर सकते हैं, खुद से मेजर करिए, आपको लग जाएगा पता। ठीक है, तो यानी दूसरा आता है, गुल्फ आता है दूसरा। तीसरा फिर जंघा मध्य आता है, यानी यहां से अगर आप एंकल से अगर लगभग ऊपर जाते हैं 10 अंगुल के आसपास, तो आपका जंघा मध्य आ जाता है। फिर ऐसी चित्तिर मूल आ जाता है, घुटनों के नीचे का भाग आ जाता है, इससे कितना 11 अंगुल जाते हैं। तो ये यहां पर साइज लिखा गया है वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ संहिता वीएस करके लिख रहा हूं मैं, तो यहां पर सबका साइज दिया गया कि कौन सा कितने ऊपर है। अब डेफिनेटली एक एक चीज आप याद नहीं रख पाएंगे, तो एग्जाम में ऑप्शन देगा एग्जामिनर कि कौन सा मर्म स्थान कितनी दूरी पर है, ऐसा पूछेगा डेफिनेटली, या इनकी सीक्वेंस पूछ सकता है। मर्म स्थान पूछ गए, अगला क्वेश्चन उसका सीक्वेंस का है। तो सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, शरीर में जब भी सीक्वेंस होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, चाहे वो चक्रों की बात हो, चक्रों की बात हो, चाहे वो चक्रों के साथ में आधारों की बात हो, आधार की बात हो, आधार 16 आधार कहते हैं, एसएसपी में नामकरण मिलता है उनका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, और ऐसी 18 मर्म स्थान हो या कोई और चीज हो, जो भी शरीर में स्थापित होगी वो चीजें हमेशा नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाते होते हैं। ऊपर अंतिम होता है हमारा और नीचे स्टार्टिंग मानी जाती है किसी भी संख्या की। तो आपको ये सीक्वेंस से पूछने के लिए कहा जाएगा, तो पहला आपको पैर के अंगूठे से शुरू करना है, जैसे यहां पर मैंने संख्या लिखी है, इस प्रकार से आपको नीचे तक जाना है। सभी मर्म स्थानों का यहां पर मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, ऑलरेडी स्पेशल कोर्सेज में आपको ये चीजें करवा दी है लाइव क्लासेस में, वहां पर जाके इनको आप देख सकते हैं। यदि आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कोर्स ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सिस्टमेटिकली सारी नॉलेज मिले और आपका एग्जाम क्रैक हो। तो चलिए आगे बात करते हैं, स्लाइड को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा 18 है, बोले तो मर्म स्थान राइट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, वशिष्ठ संहिता और त्रिशिखी दोनों में सेम ही मर्म स्थानों का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है विच इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड। इनमें से इंपॉर्टेंट इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले हमें जानना है अमीनो एसिड किससे जुड़े हुए हैं। 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट की जो अंतिम इकाई होती है उसको शुगर के रूप में हम जानते हैं, शुगर के रूप में, या सैकेराइड्स बोलते हैं, सैकेराइड्स, सैकेराइड्स के रूप में हम जानते हैं। प्रोटीन जो होती है उसकी अंतिम इकाई अमाइनो एसिड के रूप में जानते हैं, अमाइनो एसिड के रूप में, अमाइनो। फैट जो है उसमें फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो होता है उसके रूप में हम जानते हैं फैटी एसिड को। तो ये 3 चीजें होती है। इनमें से देखो, ये प्रश्न देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये अमाइनो एसिड लिखा है, इट मींस ये प्रोटीन की बात हो रही है, अमाइनो एसिड प्रोटीन की। तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसके बेसिकली 22 प्रकार बताए जाते हैं। 22 में से 12 और 10 होते हैं, 12 और 10। 12 जो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल। अब इसका मतलब क्या? इसेंशियल मतलब जरूरी और न जरूरी। 10 जो है आपके लिए जरूरी है और 12 जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 12 वो है जिसको शरीर बॉडी अपने आप बना लेती है, अपने आप ही, हमने कुछ भी खाया उसमें से बॉडी ऊपर नीचे करके जनरेट कर ही लेगी। 10 ऐसे हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, कांट जनरेट बॉडी, वो हमें भोजन के रूप में चाहिए, भोजन के रूप में हमें चाहिए बाहर से, ऐसे कैसे चाहिए, क्योंकि वो बॉडी फॉर्म नहीं कर पाती इजिली, तो इसलिए वो 10 इसेंशियल है। यहां पर लिखा है नोट एन इसेंशियल अमीनो एसिड, बोले तो आपको वो बताना है जो नॉन एसेंशियल है, वो आपको बताना है।
तो एग्जामिनर के हिसाब से आप देखो 10 और 12 लिस्ट बनाई गई है, पूरा का पूरा आपका 6th यूनिट में डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पूरा कोर्स अगर आपने परचेज किया तो वहां पर A to Z आपको याद होगा, तुरंत उत्तर दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप स्लाइड देखेंगे, उसमें आपको एक एक चीज पता लग जाएगी। देखते हैं, तो यहां पर 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है, 10 इसेंशियल। इसमें से देखिए लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनाइन, मेथियोनाइन, फिनेलेनाइन, आर्जिनिन और हिस्टेडिन, ये सारे के सारे वो हैं जो 10 अमीनो एसिड जो इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, वो भोजन में होने शामिल जरूरी है। ठीक है, इनमें से देखो अमीनो एसिड जो नीचे वाले आर्जिनिन और हिस्टोडिन, ये संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, बच्चों में जरूरी होते हैं परंतु बड़ों में नॉन इसेंशियल में आ जाते हैं ये, तो इस हिसाब से ये हो जाते हैं। बट आपको एक मोटे तौर पर ये ध्यान रखना है कि ये एसेंशियल ही है, एसेंशियल 10 के 10। आगे नॉन एसेंशियल भी, इनको भी ध्यान रखेंगे, एलेनिन, एस्पार्टिक, सिस्टीन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, सीरीन, थायरोसिन, प्रोलाइन, ग्लूटामिन और एस्पार्जिनिन, ये आपके 10 हैं वो नॉन एसेंशियल। मैंने पहले बताया कि दो ऐसे हैं जो किसी में तो इंपॉर्टेंट है और किसी में नहीं है। आर्जिनिन जो है इसमें आ जाते हैं बड़ों के हिसाब से, मैंने बताया कि बड़ों में जरूरी नहीं होते, बच्चों में ये क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, तो इस हिसाब से 12 और 10 का बनता है। वैसे एक्चुअल में 20 ही है, ये भी ध्यान रखें, वैसे 20 ही है परंतु ये 22 ही कहे जाते हैं। आपसे जब एक उत्तर मांगा जाता है कि कितने अमीनो एसिड्स प्रकार हैं, तो 22, जिसमें से 10 और 12, 12 जो है नॉन एसेंशियल और 10 जो है एसेंशियल माने जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनमें से भी एक बात और ध्यान रखेंगे, इनमें से भी कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ग्लूकोज जैनिक है, मतलब ग्लूकोज निर्माण कर सकते हैं, वो 3 है, सिस्टीन, एलानिन और मिथियोनाइन। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, CAM, कैम, या मैक याद रखते थे, मैक, एप्पल का जो लैपटॉप कंप्यूटर बोलते हैं उसको मैकबुक बोलते हैं, तो मैक ऐसे याद रखें, मेथियोनिन, एलानिन और सिस्टीन, ऐसे 3 हो गए। कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स की बात करें, कीटोजेनिक की, तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और फिनेलेलानाइन और टायरोसिन, ये आपके कीटोजेनिक। कीटोजेनिक का मतलब है कि जब जरूरत पड़ने पर प्रोटीन आपका वसा में कन्वर्ट होने लगे, फैट में कन्वर्ट हो जाए, फैट में, फैट का निर्माण करते तो कीटोजेनिक कहलाता है। ग्लूकोजेनिक मतलब ग्लूकोज का जन्म देने वाला जो है, ये 3 है, कीटोजेनिक 4 है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है एग्जाम में नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अब हम प्रश्न पर बढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है हमसे। तो यहां प्रश्न में देखिए, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन क्या था, आप स्क्रीन को बैक करेंगे तो इसेंशियल अमीनो एसिड था जो सबसे अधिक आवश्यक, और ये नॉर्मली मांस में सबसे ज्यादा मिलता है, तो इसलिए मीट को सबसे सर्वाधिक जो प्रोटीन का रिच सोर्स मानते होते हैं ट्रिप्टोफैन। ठीक है, वेलिन, VALINE, ये भी आपका क्या है सर, इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। यहां पर जाइलिन जो है आपको कहीं नहीं मिला, जाइलिन जो है नॉन इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल, ये आपका सामान्य रूप से उत्तर होना चाहिए था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होता था, जाइलिन होता, परंतु ध्यान दो स्पेलिंग में एग्रीनिन देखा है, एग्रीनिन। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि एग्रीनिन, एग्रीनिन कहीं पर भी अमीनो एसिड नहीं है, आर्जिनिन था, ARGININE, पीछे स्पेलिंग दी गई है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाए आर्जिनिन। तो इस हिसाब से हमारा जो है एसेंशियल एसिड एग्रीनिन, ऐसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, जाइलिन नहीं होता और ऐसे भी नहीं होता, ये दोनों के दोनों कोई चीज नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है, तो ये दोनों के दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन एसेंशियल हो गए। तो अपना 3 और 4 इस प्रश्न का दोनों उत्तर होना था, यूजीसी ने दोनों ही इसके राइट आंसर कर दिए हैं, दोनों ही राइट कर दिए। तो अब यहां पर जो मैंने बात बताई आपको, वो आपको जानना जरूरी है, दोनों आपके उत्तर हो जाए, नोट एन इसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल नहीं है जो, उसको बताया है। एसेंशियल तो 1 और 2 तो इसेंशियल है, 3 और 4 एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, उसमें आते हैं, तो इस हिसाब से आपका हो गया 3 जो है स्पेलिंग के बिहाफ पर आपका गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का 3 और 4 दोनों उत्तर आएंगे। एक एक बात जो मैंने यहां पर बताई है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए जरूरी है, छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना, जो भी आपको स्क्रीन दिखाई दी है उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, A एंड R का क्वेश्चन है, कफ की अधिकता होने पर षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए, शरीर को शुद्ध करने वाली इन क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए। तो कफ की अधिकता होने पर षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए, ये हट प्रदीपिका में देखेंगे 2/21 में कहा गया, मेध श्लेष्मादि को पूर्वम षटकर्माणि समाचरित, षटकर्म करने चाहिए, बिल्कुल सही है, ए सही है, और इनको कर्म षटकम इदम गोप्यम, इनको गुप्त भी रखना चाहिए, ये वाली बात की गई 2/23 में। ओके, वात पित्त कफ की समानता होने पर षटकर्म की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, ये भी 221 में कहा गया। यानी ये इतना तक तो जो श्लोक है यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कफ की अधिकता होने पर षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए, और वात पित्त कफ की समानता होने पर षटकर्म की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, ये दोनों लाइनें जो है 221 से ली गई है, ये दोनों लाइनें। परंतु मैं अगर बात करूं नेक्स्ट, शरीर को शुद्ध करने वाली इन क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए, ये लाइन जो है 223 से ली गई है।
तो एक बार पहले देखते हैं श्लोक और फिर इस पर चर्चा करते हैं। यहां पर प्रश्न देखिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार कहा गया है, मेदः श्लेष्मादिक पूर्वम षटकर्माणि समाचरित अन्यस्तु ना आचरितानि दोषाणाम संभावतः, कि जिनका मेद यानी मोटापा या श्लेष्मा यानी कफ ज्यादा बढ़ा हुआ हो उनको षटकर्म करना अनिवार्य है, आचरण करना चाहिए। अन्यस्तु ना आचरितानि दोषाणाम संभावतः, जिनके दोष समय यानी वात पित्त कफ सब बैलेंस है उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी, 221 हो गया। नीचे कहा कर्म षटकम इदम गोप्यम घट शोधन कारकम, कहते हैं 6 क्रम जो है ना, धोतिर बस्ती नेति आदि, ये 6 क्रम है क्रियाएं बोले तो, ये घट शोधन करती हैं, शुद्धि करती है, शरीर की शुद्धि करती हैं, विचित्र गुण संधाय और आश्चर्यजनक गुण फलों से युक्त है, बड़े जबरदस्त फल देती होती है। पूज्यते योगी पुंगा, योगियों ने इसको गुप्त रखने योग्य बताया गया है, यानी कि इनको गुप्त रखनी है, ये बात आई 223 में। अब ये दोनों बातें सही है, परंतु क्योंकि श्लोक अलग अलग है, जब भी याद रखना कॉमन सी बात है, व्याख्या कब सही है और कब नहीं है, एक्सप्लेनेशन कब सही है कब नहीं है, इतना सा लॉजिक याद रखना। अगर दो बातें हैं और वो एक ही श्लोक से है तो डेफिनेटली व्याख्या सही होगी, एक्सप्लेनेशन राइट होगी। बट दोनों बातें सही होते हुए भी अलग अलग श्लोक से आ रही है तो वो बातें एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगी, बातें चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो यहां पर यही बात की गई है, देखो ए और आर दोनों सही है, ए वाली बात भी ठीक है, आर वाली बात भी ठीक है, दोनों सही है, इसके बावजूद व्याख्या सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं है ए की, तो दूसरी लाइन अपना सही हो जाएगा। यहां पर उत्तर, ये ध्यान रखना, दोनों बातें ठीक होते हुए बस ये गोपनीय वाली लाइन 223 से आ गई, दोनों श्लोक बदले, श्लोक बदलती बातें चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपकी व्याख्या कभी भी सही नहीं होगी। नो एक्सप्लेनेशन, नॉट एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन, एक्यूरेट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी अच्छे से, व्याख्या नहीं होगी सही से, दो अलग अलग श्लोकों की, चाहे सेम बातें हो, सेम सेंस में हो तो भी, ये ध्यान रखना छोटा सा। तो कहां से आई ये बात, ये भी हमने चर्चा की, हठ प्रदीपिका से आई है, षटकर्म कितने हैं, उनके फल क्या हैं, ये बात अच्छे से आप देख लेना, कोर्स अगर परचेज किया हो तो आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता होंगी। चलिए आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर निम्नलिखित में से कौन योग के संबंध में भ्रांतियां नहीं है, भ्रांतियां नहीं है मतलब सही सिंपल बातें हैं, योग साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। क्यों नहीं है जी, सारे कर सकते हैं, ये एक भ्रांति है, ये हमें पता है, ये एक वहम है कि सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, कि आप अगर राजा है तो ही करें, साधु संन्यासी तो ही करें, नहीं नॉर्मल आदमी है, आप स्टूडेंट है तो ना करें, ऐसी बात तो गलत है, ये तो भ्रांति है। तो ये ए मेरा उत्तर नहीं होगा, भ्रांति नहीं, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ए मेरा आंसर नहीं होगा, ए जहां पर उसको मैं क्या करता हूं, एलिमिनेट करता हूं, कट करता चलता हूं, ए मेरा उत्तर नहीं होगा, मतलब एक गलत। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है क्या जी, ये तो हाँ, यस करता है, ये एक भ्रांति नहीं, ये सही बात है, ओके, ये उत्तर होना चाहिए, बी मेरा उत्तर होना ही चाहिए। तो बी कहां पर है, बी सर ओनली एंड ओनली ऑप्शन 2 में है। एग्जाम में जब बैठे तो इतना सा देखें और आगे बढ़ जाए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ में योग अंतर जगत की यात्रा क्या सर, हाँ, योग शरीर मन को भी ठीक करता है और आंतरिक जगत में भी लेकर के जाता है, सी भी ठीक है और बी भी ठीक है। योग केवल शारीरिक अभ्यास है, कौन कहता है कि योग केवल शारीरिक है, सर समाधि करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, ध्यान आदि करते हैं तो वो मानसिक भी है, तो ये एक भ्रांति है, ये एक भ्रांति है, डी जो है एक भ्रांति है सर, भ्रांति है, और हमें उत्तर देना है कि जो भ्रांति नहीं है वो वाली चूज करनी है। योग चमत्कारों से संबंधित है केवल, तो योग में चमत्कार होते हैं नो डाउट, ऐसे सुने हैं हमने बहुत सारे योगीजन जो कहते हैं अपने हार्ट को रोक लेते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता, ऐसे से वो काम करते हैं, चमत्कार होते हैं, परंतु चमत्कारों से ही रिलेटेड है क्या योग जो करता है वो सच में चमत्कार करता है क्या, जरूरी नहीं, हमने योग किया हम चमत्कार नहीं कर पा रहे, तो मात्र चमत्कारों से संबंधित नहीं है, ये एक भ्रांति है, ठीक है, ये इस तरीके की बात भ्रांति है। तो ई भी नहीं होना चाहिए, योग जो करे जरूरी नहीं कि वो चमत्कार करेगा ही करेगा, होते हैं नो डाउट, बट चमत्कार होगा ही होगा योग से, ऐसा नहीं है। तो डी और ई ये गलत है, एक भी गलत है, ये भ्रांतियां हैं, तो बी और सी आज हमारा उत्तर होगा। कल को ध्यान रखना ये सेम प्रश्न रहेगा, ऊपर कर देगा कि भ्रांतियां हैं, तो आपकी ए डी ई ये सारी भ्रांतियां हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। इवन की योग से ये कहना कि योग केवल रोगों को नाश करता है, रोग नाश करता है, रोग नाश, तो भी वो एक भ्रांति के रूप में ही होते हैं, कि योग सारे रोगों को नाश नहीं करता है, ये ध्यान रखना। हमारी श्रद्धा हो सकती है कि योग से रोग नाश होते हैं, अच्छी बात है, हमारी संस्कृति है, हमारा योग है और वास्तव में होते हैं, परंतु योग में भी आपने पढ़ा होगा कि कभी कभी इस जन्म में कोई चीज नहीं हो पाती तो अगले जन्म में वो जाकर के आपको फल मिलता है उसका, यानी कि एक ही जन्म में ठीक नहीं होता, और मॉडर्न साइंस है वो जन्म मानती ही नहीं है, तो इसलिए ये कहना कि योग से सारे रोग नाश होते हैं एक भ्रांति के रूप में आता है, ध्यान रखना, क्योंकि रिसर्च अभी बाकी है योग पर। तो बी और सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते इसी प्रश्न के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, योग सूत्र में धर्मिक समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। तो सबसे पहले जैसे शब्द आया इसमें धर्म मेघ समाधि, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यह प्रश्न कहां से है। योग सूत्र में 4 पाद है, एक है समाधि पाद, पहले का नाम समाधि पाद कहते हैं, दूसरे का नाम आप साधन पाद कहते हैं, तीसरे को आप विभूति पाद के नाम से जानते हैं, चौथे में आप कैवल्य पाद नाम का शब्द यूज करते हैं, कैवल्य पाद।
इनमें से ये कहां पर आता है? धार्मिक समाधि का वर्णन केवल चौथे पाद में है, चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ पाद में। इनकी संख्याएं आपको ध्यान रखना, पहला पाद, दूसरा पाद साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है। पहले पाद के आगे 5 लगाओ, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5। देखो पहले में 5 लगाए तो 51 श्लोक सूत्र है पहले में, दूसरे में 5 2 बार लगाओ यानी दूसरे नंबर है 55 है, तीसरे में भी 55 है या फिर कहीं 56 मिलते हैं, आपको यह बात बताई गई है। चौथा है जो चौथे से पहले कितने आगे, 1 2 3 आगे तो 34, यानी सूत्रों की संख्या किसमें कितनी है वो भी आपको जनरली याद हो जाता है। पहले में समाधि पाद में 51 है, दूसरे में 55 है, तीसरे में 55 या 56 हो सकते हैं, चौथे में 34 सूत्र हैं आपके। ये वर्डिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये धर्मिक समाधि है, यानी धर्मिक समाधि का वर्णन मात्र अगर आपने योग सूत्र पढ़ा है तो चतुर्थ पाद में है। यहां पर जो ये सूत्र दिया गया धर्मिक समाधि के बारे में ही है, 31 नंबर सूत्र है 4/31, वहां से ये पूछा गया प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि। ये आपका 29 नंबर सूत्र धर्ममेघ समाधि को रिप्रेजेंट करता है, जो धर्ममेघ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उस धर्ममेघ समाधि में क्या होता है, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, धर्ममेघ समाधि से क्लेश और कर्म कहते इनकी निवृत्ति हो जाती है। फिर आता है अपना जो ये प्रश्न चल रहा है 31 नंबर, उस पर बात आती है, तदा सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्याज, अनंत्यात्, अलग अलग करते तो ये शब्द बना। ओके, यानी कि यहां से अपना शब्द हो गया कि बी तो होगा ही होगा, ठीक है जी, बी होगा ही होगा। ज्ञेयम अल्पम, और ज्ञेय जानना बिल्कुल शेष बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम रहता होता है सर, तो ज्ञेयम अल्पम, तो बी और सी आपका उत्तर हो जाएगा इसमें, अनंत्यात् और ज्ञेयम अल्पम, ये हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत है, यहां पर पूछा है आपसे कि ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में आप बताइए, क्योंकि धर्ममेघ के बारे में देखो फल बताया उसका, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, ये भी फल है, परंतु यहां पर क्लेश कर्म निवृत्ति ए उत्तर नहीं हुआ। आपसे पूछा ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, कि ज्ञान के बारे में क्या कह सकते हैं कि जी तब जो है लगभग सब कुछ जान लिया जाता है और जानने के बहुत ही थोड़ा सा रह जाता है, ये ज्ञान के बारे में है धर्मिक समाधि। बारीकी से आपको पता होना चाहिए एक एक चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में, और बारीकी से तभी पता चलेगा जब आप ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, आप लोग हो सकता है योग दर्शन को रट रखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक एक श्लोक को, एक एक जो योग भाष्य में जो कथन कहे गए हैं उनको संस्कृत में रट लिया होगा, व्यास जी की वाणी को, महर्षि पतंजलि जी के सूत्रों को रट लिया होगा, फिर भी उत्तर नहीं बनेंगे जब तक आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच को नहीं अपनाएंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच बहुत जरूरी है इसके लिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो बी और सी आपका इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अब जो है हमें थोड़ा सा अलग से भी देखना है कि बाकी चीजें आई तो कहां से आई, क्लेश कर्म निवृत्ति, ये कहां पर आया सर, 4/30 नंबर में वहां पर मिलता है, तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, वहां पर ये देखने को हमें मिलता है। यहां पर चित्तम सर्वार्थम, अब ये शब्द आया, इसके बारे में पता हो, जो एक्स्ट्रा शब्द आ गया उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसी 4 में ही आया, 4/23 में बोला दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, कि दृष्टि और दृश्य मतलब दृष्टा और दृश्य जब दोनों संयोग होते हैं चित्त अनेक रूपों वाला हो जाता है, सर्व रूप वाला हो जाता है, सब ज्ञान कहते हैं उसको, इसी कारण से हो रहा है। हानम एशाम क्लेशवद उक्तम, 4/28 में बात की गई कि जब कहते आपका ये छुटकारा होता है क्लेशों का, वैसे ही कहते इन सब कर्म आदि को कहते छुटकारा हो जाता है, संस्कारों का कहते छुटकारा हो जाता है उसी रूप में। तो 4/28 कौन सी चीज कहां पर आई वो बात आपको ध्यान रखनी है। ये प्रश्न जो था मूल रूप से आपसे 4/31 इस सूत्र से पूछा गया है, किसमें कितने अध्याय है, कितने सूत्र हैं, सब चीजें आपको पता नहीं चाहिए, कौन सा विषय कहां पर है। अगर आपको पूरा योग सूत्र याद है तभी आप एग्जाम देने लायक हैं, अदरवाइज आप एग्जाम वैसे ही व्यर्थ ही दे रहे हैं, ठीक है। आप वास्तव में विद्यार्थी योग के तभी माने जाएंगे कि योग सूत्र तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए आपको, तभी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। नेक्स्ट है, हृदय रोगी के लिए कौन से आसनों का समूह सुझाया गया है। कौन से आसन है हृदय रोगी, यानी हार्ट डिजीज अगर हो तो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, हार्ट रोगियों के लिए कॉमन सी ध्यान रखना, इन्वर्टेड पोज, इन्वर्टेड पोज जो है कोई भी नहीं करने होते जिससे हार्ट पर जोर आए। इन्वर्टेड बोले तो उल्टे, जिसमें आपका सिर जो है नीचे हो और पैर ऊपर हो, यानी कि शीर्षासन समूह वाले कोई भी नहीं करने, प्रोहिबिट होते हैं हार्ट रोग में, हार्ट बोले तो बीपी आदि में, ठीक है। यहां पर देखो अब देखते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार हमें उत्तर पता लगेगा। हल आसन में सर हार्ट पर जोर बहुत आएगा, नहीं करना, इसलिए नहीं करना, बाकी किए जा सकते थे। हल आसन ये वाला 4 श्रृंखला नहीं करनी। शशकासन, कर्ण पीड़ासन, योग मुद्रासन आदि सब कर सकते। कर्ण पीड़ासन हलासन की ही तरह होता है, तो ये नहीं करना, ये समूह नहीं करना। दूसरा पॉइंट, अधोमुख वृक्षासन, पादशासन, सर्वांगासन, सर सर्वांगासन शीर्षासन समूह का ही है, हार्ट पर बहुत जोर आएगा, नहीं करना। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए ऑप्शन पे। वज्रासन कर सकते हैं, शशकासन इजी होता है, ज्यादा भार वाला नहीं होता है, सामान्य होता है। सर्पासन कर सकते हैं, योग मुद्रासन कर सकते हैं, सर्पासन समथिंग लाइक भुजंगासन, हल्का सा,
जोर डालना, भू नमन आसन। अब यहां पर आप लोगों के दिमाग में आजकल सर भू नमन आसन तो पैर खोल करके और आगे झुकना, हार्ट पर बहुत जोर आएगा, डेफिनेटली आएगा वो अगर सोच रहे हैं तो, बट भू नमन आसन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, पहली बात तो। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। और ये बात किसी बुक में लिखी गई है एज इट इज, इसलिए आपसे एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है। भू नमन आसन को हमने जानते हैं कि पैरों को दोनों को हम 180 डिग्री पर सीधा कर देते हैं, दोनों पैरों को खोल करके और बैठ करके आगे की तरफ झुकते हैं, भू नमन आसन, ऐसा भी हम जानते हैं व्यवहारिक तौर पर, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी करते भी होंगे, ठीक है। तो ये एक उत्तर होगा इसका। अब इसको हमें ढूंढना है कि ये कहां पर लिखा है, कहां पर देखें इसको। पहली बात तो भू नमन आसन होता क्या है उसको जानिए। वज्रासन आपको पता है, शशकासन पता है, सर्पासन भी पता है, योग मुद्रा भी सभी को पता ही है लगभग। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, यौगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, जिसमें बुक का नाम है योग और रोग के नाम से हिंदी में यह जानी जाती है पुस्तक, डॉक्टर स्वामी कर्मानंद जी द्वारा लिखी गई है। ये मुंगेर योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट जो है, BSY बिहार स्कूल ऑफ योगा, उनके द्वारा प्रकाशित है। इस बुक में यहां पर आपको लिखा गया है कि हार्ट के डिजीज 42 नंबर पेज इंग्लिश में, हिंदी में आप चेक कर लीजिएगा, हार्ट के लिए स्पेशल सर्कुलेटरी डिजीज के लिए योगा प्रोग्राम कौन कौन सा। तो आसनों में लिखा गया है कि आप जो है शक्तिबंध आसनास इफ पॉसिबल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड द फॉलोइंग मेजर आसनास आर रिकमेंडेड, वज्रासन, शशकासन, सर्पासन, योग मुद्रा और भू नमन आसन, ये किए जा सकते हैं हर्ट में। अब ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, अब ये भू नमन आसन कौन सा है, जोर देने वाला तो नहीं होना चाहिए, भू नमन आसन ऐसा है। APMB आसन प्राणायाम मुद्रा बंध नामक पुस्तक में इसके बारे में बताया गया कि 245 और 46 नंबर पेज पर बताया गया इंग्लिश में कि ये जो है भू नमन आसन इस प्रकार से, जिसको आप सामान्य रूप से सूक्ष्म व्यायाम के रूप में जानते होंगे, साइडों में बैंड करना, सीधा पैर करके दंडासन में आपको साइडों में दोनों हाथ लगाकर आपको गर्दन जमीन पर माथा लगाना होता है, हल्का हल्का आपको प्रेशर देना होता है, तो इसमें ये किया जा सकता है, ये रुकावट नहीं है। तो यहां पर इसको बताया गया है, हार्ट डिजीज में करने के लिए लिखा गया है बुक में, इसीलिए आपका ये प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर एक होगा। यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को कि जी बाकी क्यों नहीं है, सर्वांग आसन के कारण नहीं है, बाकी हो सकते थे हमारे, वो भी किया जा सकता है, सर्वांग आसन, कर्णपीड़ासन, ये ऐसे ऐसे शब्द आए जिस कारण से हमारे ये आसन बाकी के नहीं होंगे। सर्वांग आसन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, आपका कभी भी नहीं किया जा सकता हार्ट वाले में, कर्णपीड़ासन नहीं किया जा सकता। ऐसी सेम हलासन या पादहस्तासन, ये भी हार्ट पर डिजीज ज्यादा डालते हैं जोर, तो ऐसे नहीं कर सकते आप, बाकी वाले कर सकते हैं सर, बाकी हल्के ही है। यहां पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर एक, वज्रासन, शशकासन, सर्पासन, योग मुद्रा, भू नमन आसन, क्योंकि बुक में लिखा गया उसके अनुसार, और मैंने आपको बताया कि आसन कैसे होते हैं, ये सिंपल आसन है, तो हार्ट के रोगियों के लिए सामान्य रूप से ये किए जा सकते हैं अच्छे योगा टीचर की देख रेख में, ये बात जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, 11 से 20। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और अपनी जर्नी जो है नेट JRF की अभी से शुरू करें, लेट मत कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये होता है जी मैं अगली बार शुरू करूंगा, अगली बार शुरू करूंगा, अगली बार कभी नहीं आती। जैसे ही पता चला कि हाँ जी हमें तैयारी करनी है तो करिए, अगली बार आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। इस बार अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, जब भी आप शुरू करना चाहते हैं तुरंत अपनी सिस्टमेटिक तैयारी करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन का जमाना है, आप उल्टा सीधा कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, आपकी तैयारी नहीं होगी। अगर आपको कंपटीशन को क्रैक करना है, अच्छा स्कोर क्रिएट करना है, तो आपको सिस्टमेटिकली तैयारी करनी ही पड़ेगी। उसी के लिए हम एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ताकि आपका नेट या JRF जो भी डिमांड है वो पूरी हो। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।